नमस्कार, मैं नवरत्न चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पिछले 25 वर्ष से मैं कानून की सेवा कर रही हूँ और जिसमें मैक्सिमम टाइम मैंने सरकार की तरफ से ही मुकदमे लड़े हैं। आज जो परिस्थिति है और जो हम लोग देख और सुन रहे हैं, उससे मेरा मन बहुत आहत है। मैं दिल्ली के सबसे पुराने ख़ानदान की बेटी हूँ। 156 गाँव की लगानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉडल टाउन, सीसी कॉलोनी, अगर आपने नाम सुने हैं, ऐसे बहुत से जगह हमारे ही खेतों में बनी है और बसी है। आज जब मैं यहाँ से अपने भाई, अपनी बहनों को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को और छोटों को इतनी ठंड में वहाँ दिक्कतों में बैठे हुए देख रही हूँ तो मेरी आत्मा बहुत आहत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा, जिस किस्म से जो दर्द है, जो बात है, जो तकलीफ़ है, वो सही तरह से सामने आ नहीं पा रही है। और अब जो मैं देख रही हूँ, इतना ही समझ पाई हूँ कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कानून में अटक के आ गई हैं। कुछ वकील आए, उन्होंने ये कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाते ही ये हम खारिज करा देंगे, ये तो गलत है। तो मैं उन सारे पक्षों को एक बार अपने भाइयों के सामने, अपने देश के सामने और अपनी सरकार के सामने रखना चाहती हूँ। बेटी हूँ, बहन हूँ, दर्द और तकलीफ़ समझती हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। चाहती हूँ कि ये किसी भी तरह से ये मुद्दा जो है एक अच्छे तरीके से ख़त्म हो। अपनी बातों को आगे रखते हुए सबसे पहले मैं इस बात के ऊपर आती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है, जो भी वकील ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाते ही ये सेट असाइड हो जाएगी, वो सिर्फ बरगला रहा है, चाल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, ये मैं समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी नए कानून को खारिज करता है तो वो दो पक्ष देखता है। पहला, क्या वो कानून किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, और दूसरा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं तकलीफ़ दे रहा है। अगर इस किस्म का कोई कानून आता है जिसमें ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आती है तो उसको उतने लिहाज तक सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है समीक्षा करने का। अब जो हंगामा कर रहे हैं और जो वकील जिसने भी ये केस वहाँ फाइल किया है और जो भी कह रहा है, जो बात मेरे कान तक आई है वो ये बात कह रहा है, जो कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मैं आपको ये समझाऊं कि आर्टिकल 246 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत ये लिखा हुआ है कि हमारे देश के किस विषय पे कौन कानून बना सकता है, जो एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के तहत आता है। फेडरलिज्म का मतलब है जिसके अंदर स्टेट और सेंटर के जो भी कानून बनाने की क्षमता है और उनके जो विषय हैं उनको अलग किया गया है। और ये सारी चीज़ें आर्टिकल 246 में ये मेंशन किया है कि किस पक्ष में कौन कानून बनाएगा। उसके लिए हमारे पास दो स्केड्यूल्स हैं, एक है स्केड्यूल 7, एक है स्केड्यूल 9। स्केड्यूल 7 वो स्केड्यूल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा का हक है। उसी शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। जो पहली लिस्ट है उसमें जो विषय लिखे हुए हैं उनके ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। जो दूसरी स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो विषय वहाँ लिखे हुए हैं उनके ऊपर कानून स्टेट बना सकती है। पर एक तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, उसके अंदर कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके अंदर कानून जो है वो स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। और स्केड्यूल 9 एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी काम जो पार्लियामेंट करती है या कुछ भी है उसके ऊपर समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इन स्केड्यूल 7 में जो 3 लिस्टें हैं, इनमें अगर आपस में किसी किस्म का भेदभाव है, किसी किस्म की नाराज़गी है या किसी किस्म की झगड़ा है, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर्स कि वो उनको देख सकती है। अब जो सबसे बड़ा झगड़ा जो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में एक एंट्री 14 है, एंट्री नंबर 14, जिसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर।
एंट्री 26 है, उसमें लिखा हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स, और एक एंट्री 27 है जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय एंट्री 14, एंट्री 26 और एंट्री 27 के तहत एग्रीकल्चर, उससे जुड़े हुए समस्त कुछ भी बेचना है, कुछ भी उससे जुड़ा हुआ कोई भी पक्ष है, वो सारा इन 3 एंट्रीज़ के तहत कवर होता था। और एग्रीकल्चर से के लिए कानून बनाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को था। मगर जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी थोड़े से संवेदनशील थे और उनको लगा कि इस तरह तो मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं ला पाऊँगा अगर स्टेट्स अपना वो करेंगी, तो इसलिए उन्होंने 1954 में 1954 में वो एक 3rd अमेंडमेंट लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने जो तीसरी कंकरेंट लिस्ट थी उसमें एक अमेंडमेंट डाला और उसमें उन्होंने एंट्री 33 डाली, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी कानून है वो सरकार भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, और उसको उन्होंने शेड्यूल 9 में डाल दिया। शेड्यूल 9 का 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे 2 नेता दोनों एक दूसरे के पूरक थे। नेहरू जी जो बहुत सौम्य और सेंटिमेंटल थे और थोड़ा सा फॉरेन एक छवि को लेकर बहुत ज़्यादा थोड़े से कॉशियस थे। दूसरी तरफ पटेल जो पुशी थे, जो निर्भय थे, और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के सामंजस्य से करते हुए उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में जो काम करने की कोशिश की थी, उसी के तहत नेहरू जी को ये लगा कि इस तरह अगर ये एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर ही है, किसान ही हैं, और युगों से उनका शोषण होता आ रहा था ज़मींदारी के तहत, वो अबॉलिश हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन वो रिफॉर्म सेंटर तभी ला सकती थी जब एग्रीकल्चर का मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट के हक में प्रोविज़न में आ पाए। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का था उसमें तो वो स्टेट लिस्ट में है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी। तो 1954 में एक 3rd अमेंडमेंट लेके आए नेहरू जी, और उसके तहत उन्होंने 9th शेड्यूल में वो अमेंडमेंट लेकर आए। 9th शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाता है। कोई भी अमेंडमेंट अगर 9th शेड्यूल में आता है, 9th शेड्यूल में आता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। 7th शेड्यूल में आता है तो है। तो ये जो अमेंडमेंट लेके आए वो 9th शेड्यूल में लेके आए और कंकरेंट लिस्ट के अंदर लेके आए, जिसमें उन्होंने एंट्री 33 डाली, और उस एंट्री 33 में उन्होंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड, ये चीज़ें डाली, क्योंकि वो बड़े रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे। और उसी जब वो उसके अंदर आया उसके बाद ही वो जो आज हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और जो आज हम सब लड़ रहे हैं, वो सारी रिफॉर्म्स तभी आ पाई जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये अमेंडमेंट लेके आई। अब वकील ये कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टेट लिस्ट है, जैसे ही हम जाएंगे तो सेट असाइड हो जाएगा। उन्होंने शायद ठीक से पूरा पढ़ा नहीं कि जो एंट्री 26 और एंट्री 27 है उसमें क्लियरली एक प्रोवाइजो लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री नंबर 33। एंट्री नंबर 33 वही है जो नेहरू जी लाए थे कंकरेंट लिस्ट में। अब ये तो हमें मालूम है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जब भी कोई झगड़ा होगा या कोई नाराज़गी होगी या उनकी अलग विचारधारा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट का तो बेसिक काम ही यही है कि उन दोनों की जो भी झगड़ा है उसको ठीक करना। तो अब वो किस तरह से ठीक होगा? तो यहाँ पर एक हमारी
डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी है, जिसके तहत वो है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 में डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी है, जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई कानून कंकरेंट लिस्ट के तहत सेंटर भी बना देता है और स्टेट भी बना देता है, तो उस झगड़े के दौरान जो सेंटर ने, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, वो प्रिवेल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कानून है ये इसलिए अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये कानून एंट्री 33 के तहत सरकार ने बनाया है और उसमें उनको डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी की पावर उनको मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ आधा घंटा नहीं लगाएगा, वो कहेगा कि ठीक है। और इसमें जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो उसको प्रिवेल करेगा। तो जो भी वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे छोटे भाई बहनों को, मेरे बड़ों को, मेरे किसानों को जो ये कह रहे हैं कि वहाँ जाकर और ये डिसमिस हो जाएगा, तो इस तरह से ये बरगलाना और ये बात करना बिल्कुल निहायत निंदनीय है, गलत है। ये जो मसला है वो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कानूनन सरकार ने अपने हकों को, अपने तरीक़ों को पूरे तरीके से उन्होंने समझ बूझकर इस कानून को लाई है। ये तो हुई कानून की बात। अब जो झगड़ा है उसकी क्या दिक्कत है? जब भी कोई नई रिफॉर्म आती है उसमें धरती का हिलना लाजमी है और ये तो इतनी बड़ी रिफॉर्म है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदे के हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नुकसान के लिए हैं। दरअसल में जब भी कोई रिफॉर्म आती है, पहले ज़मींदारी थी, उसके बाद ये इन लोगों का ये APMC, इन लोगों का कार्टेल बन गया था।